नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आगरा में आग का तांडव, कपड़ा मार्केट में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आई कई दुकानें। आगरा में आग का तांडव, कपड़ा मार्केट में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आई कई दुकानें। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल। आसपास की दुकानों को कराया गया खाली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। सिंधी बाजार कपड़ा मार्केट की घटना। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से भीषण आग आगरा के कपड़ा मार्केट में दिखाई दे रही है। भीषण आग की ये तस्वीरें, और इसी बीच सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची हैं। कड़ी मशक्कत आग बुझाने के लिए लगातार की जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद फारूक जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद फारूक, जिस तरह से आगरा में वो घटना हुई है, भीषण तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, क्या कुछ इस समय की ताजा स्थिति बनी हुई है? क्या आग पर काबू पाया जा चुका है? जी प्रियंका, आपको बताते हैं कि ये आगरा का जो सिंधी बाजार है, ये कपड़े का मार्केट है। लगभग यहाँ पर 200 दुकानें यहाँ पर हैं और कपड़े की दुकानों में पूरी तरीके से आग लग चुकी है और कई दुकानें यानी लगभग 50 से ऊपर की दुकानें स्वाह हो चुकी हैं। पहले एक रेस्टोरेंट में जो है शॉर्ट सर्किट हुआ था, यही एक रेस्टोरेंट है, उसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वो आग इतनी तेजी से फैल गई कि 6 दमकल की गाड़ियां लगभग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ जो है पूरी तरीके से आग बुझाने के प्रयास कर रही हैं। लेकिन आग का जो है तांडव इतना जबरदस्त है कि आग की पूरी लौ एकदम ऊपर तक दिखाई दे रही है। यानी एमजी रोड से भी ऐसा दिख रहा है कि लौ एकदम ऊपर चल रही है कि बहुत बड़ा जो है कोई अग्निकांड हुआ है। तो ये अग्निकांड बाकी में एक बहुत बड़ा है। यहाँ पर कपड़े की दुकानें जो है 50 से अधिक लगभग जल चुकी हैं, क्योंकि टोटल यहाँ पर कपड़े की दुकानें हैं और 200 लगभग दुकानें हैं। उसको लेकर जो है यहाँ जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से यहाँ पर आ गया है, पुलिस भी मुस्तैद हो गई है पूरी तरीके से, और लोग यहाँ पर दुकानें प्रियंका खाली करके जो है चले गए हैं। यानी दुकानें अपनी छोड़ के और चले गए हैं। कुछ दुकानें तो लोग अपनी लॉक भी नहीं कर पाए और ऐसे ही छोड़ के भाग गए वो, क्योंकि जान बचानी है उनको सबसे पहले। आग जो का भयानक रूप देखते हुए यहाँ की स्थिति जो है प्रियंका काफी खराब हो गई है। और सिंधी मार्केट जो है बिल्कुल एमजी रोड से लगा हुआ है। एमजी रोड जो थोड़ी सी दूर पे है, वहां से जो है आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं और बहुत बड़ा ये अग्निकांड हुआ है जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका यहाँ जताई जा रही, तस्वीरें भी हम देख पा रहे, भीषण तस्वीरें हैं आग की। जान माल के नुकसान की बात करें तो माल को नुकसान को लेकर तो खैर आकलन बाद में किया जाएगा, लेकिन किसी व्यक्ति की जान को लेकर क्या कोई सूचना मिली है? जी प्रियंका, अभी तक जो है किसी की जान की या कोई कैजुअलिटी होने की कोई अभी खबर नहीं है या कोई किसी के जलने की अभी कोई खबर नहीं है, क्योंकि जैसी रेस्टोरेंट में आग लगी थी तो ये समझ लिए जो रेस्टोरेंट में सिलेंडर रखे हुए थे वो एकदम धुंधु करके जो है जलने लगे और फटने लगे। सिलेंडर बम की तरीके से आवाज करने लगे और एकदम सिलेंडर फटने लगे। जहाँ और एक दो रेस्टोरेंट है उनमें भी आग लग गई, वहां भी सिलेंडर रखे हुए थे और वो भी एक तरीके से जो है बम जिस तरीके से फटता है इस तरीके से सिलेंडरों में आग लगने लगी और आग जो है एकदम विकराल रूप लेती चली गई और एक के बाद दुकानों में लगातार, क्योंकि सिंधी मार्केट जो है कपड़े का बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे रेडीमेड और वैसा कपड़ा मिलता है और लेडीज कपड़ा अधिक यहाँ पर मिलता है। यानी एक से एक बढ़िया मार्केट जो है सिंधी मार्केट आगरा की कहलाई जाती है कपड़े की, जिसमें आज आग ने पूरी तरीके से सिंधी मार्केट को स्वाहा कर दिया है। अब इसका आकलन जो है लगाना अभी नामुमकिन है, क्योंकि करोड़ों रुपए का नुकसान है। ये इसका नुकसान की भरपाई अब कैसे होगी और ये करोड़ों रुपए का जो नुकसान है इसका आकलन प्रशासन लगाएगा कि किस तरीके से। एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट से पूरे मार्केट को तबाह कर दिया। आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि लोगों में भगदड़ मच गई। एसएन मेडिकल कॉलेज भी पास में ही है, वहां भी लोगों में भगदड़ दिखाई दे रही है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो फिलहाल आग की स्थिति को लेकर क्या कुछ जानकारी है कि आग पर काबू पा लिया गया है या अभी भी दमकल विभाग के द्वारा काम जारी है? जी बिल्कुल प्रियंका, दमकल विभाग की 6 गाड़ियां लगभग अभी भी यहाँ पर लगी हुई हैं और वो सिंधी मार्केट के यानी चारों ओर से उन्होंने घेरा हुआ है। एक एसएन मेडिकल कॉलेज के गेट की तरफ से 2 गाड़ियां लगी हुई हैं, 2 गाड़ियां चर्च की तरफ से लगी हुई हैं और 2-3 गाड़ियां और पीछे से लगी हुई हैं जो आग बुझाने का लगातार प्रयास कर रही हैं। लेकिन अभी आग का जो उग्र रूप है वो अभी उग्र रूप जो है ठंडा नहीं हुआ है, शांत नहीं हुआ है। आग अभी भी जो है अपना विकराल रूप में है
अब देखते हैं कि आग जो है कितनी देर में बुझ पाती है, और दमकल की और अन्य गाड़ियां भी यहाँ पर शायद जो है प्रशासन बुला रहा है, जिसको कि लेकिन छोटा और सकरा रास्ता होने की वजह से यहाँ पर जो है दमकल की जो गाड़ियां हैं वो भी बहुत ही मुश्किल से आई हैं, क्योंकि रास्ते जो है बहुत छोटे हैं और सड़क भी जो है सिंधी मार्केट की बहुत छोटी है। उसको देखते हुए दमकल की जो गाड़ियां हैं वो जो है अभी आने में थोड़ी उनको और देर हो रही जी, है। बिल्कुल। तो मोहम्मद फारूक, इस घटना के बाद जिस तरह से घटना हुई है, दमकल विभाग की टीम लगातार वहां पर काम कर रही है, लेकिन आसपास के जिन दुकानों तक आग नहीं पहुंची है उन्हें क्या कुछ हिदायत दी गई है? जी बिल्कुल, उन लोगों को जो है वो लोग खुद ही स्वयं खाली करके, जैसी आग लगी है और एक के बाद एक दुकानें जलना शुरू हुई हैं, तो लोग अपनी दुकानों को ऐसे ही छोड़कर वहां से भाग लिए। और कुछ दुकानें जो है जो और पीछे की हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग 200 दुकानें हैं जो और दुकानें जलने से रह गई हैं और बहुत दूरी है आग की उनसे, उनको जो है दुकानों से को प्रशासन खाली करा रहा है और उनसे वहां से हटने के लिए लगातार प्रशासन जो है अनाउंसमेंट कर रहा है कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, और क्योंकि आग का रूप जो है काफी भयंकर हो चुका है। अब देखिए और अभी 2 दमकल की गाड़ियां आ रही हैं, तो देखते हैं कि दमकल की गाड़ियां जी जो है बिल्कुल। मोहम्मद फारूक, आप नजर बनाए रखिए। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली से अगली खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग से मिले रामगोपाल यादव, चुनाव आयोग से मिलकर की शिकायत। पुलिस अधिकारियों को नहीं मिले पोस्टल बैलेट, बड़े पैमाने पर नहीं मिले पोस्टल बैलेट, हजारों पुलिस वाले मतदान से रह जाएंगे वंचित। चुनाव आयोग ने लिया मामले का संज्ञान। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की है। चुनाव आयोग से मिलकर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि चुनाव ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को बैलेट की सुविधा नहीं दी गई है और ऐसे में चुनाव के दौरान ड्यूटी पर लगे हजारों की संख्या में पुलिस के जवान और अधिकारी वोट देने से वंचित रह जाएंगे, मतदान से वंचित रह जाएंगे हजारों पुलिस वाले। चुनाव आयोग ने लिया मामले का संज्ञान। पुलिस अधिकारियों को नहीं मिले पोस्टल बैलेट की सुविधा। समाजवादी पार्टी की मांग नहीं है, ये आम पुलिस के लोग हैं, उनको अब की पोस्टल बैलेट उत्तर प्रदेश में नहीं भेजे गए। उससे फॉर्म भरवा लिए गए थे, सारे डिटेल लिए गए थे और ये कहा गया था कि जो फॉर्म नहीं भरेगा उनकी तनख्वाह से 3000 रुपये काट दिया गया। सब ने फॉर्म भरे, किसी के पास बैलेट पेपर पहुंचा नहीं। 7 तारीख तक अगर बैलेट पेपर नहीं पहुंचने के बाद आ नहीं पाएगा आरओ के पास, तो अब वो वोट ही नहीं डाल पाएंगे, या डालेंगे भी तो कोई मतलब नहीं उसका होगा। तो हमसे लगातार लोग कह रहे थे, पुलिस वालों के परिवार वाले भी कह रहे थे, पुलिस जन भी कह रहे थे कि हम लोगों को वोट ही डालने का नहीं मिल रहा है। अब पुलिस में तो सारी पार्टियों के हमदर्द हो सकते हैं और हैं, तो एक उनका मौलिक अधिकार है वोट डालने का, उनको उससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मैंने इलेक्शन कमीशन को इस बात से अवगत करा दिया। और उसके बाद पौड़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज बारिश का प्रकोप, पानी के बहाव की तस्वीरें हो रही हैं वायरल। पौड़ी के फरसाड़ी गांव में बादल फटने की खबर, भारी बारिश के पानी से लोगों में डर, कई घरों को नुकसान की खबर। तो पौड़ी से इस वक्त की अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। भारी बारिश के पानी से बादल फटने से कई घरों को नुकसान की भी खबर। पौड़ी के फरसाड़ी में अचानक फटा बादल, भारी बारिश के पानी से लोगों में डर। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, फरसाड़ी गांव में बादल फटने की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि कई घरों को इस बारिश के पानी से खासा नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के पानी से लोगों में डर का माहौल। तो आप देख पा रहे हैं कितने तेज बहाव के साथ यहां पर इस पानी का बहाव देखा जा सकता है। जानकारी की फरसाड़ी में बादल फटा है, जिसके बाद ये स्थिति पौड़ी में देखी जा रही है। आसपास के कई घरों को इससे भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। तो देख पा रहे हैं तेज पानी के बहाव की डरा देने वाली तस्वीरें हैं। इंडिया वॉइस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पौड़ी के फरसाड़ी गांव में बादल
फटने की घटना के बाद की ये तस्वीरें। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद भारी बारिश की स्थिति बनी, जिसके बाद आप देख पा रहे हैं किस तरह से भीषण पानी का बहाव यहाँ पौड़ी में देखा जा सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अभय कैतुरा जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से फरसाड़ी गांव में बादल फटने की जानकारी निकलकर सामने आ रही, तस्वीरें जो सामने हम देख पा रहे बेहद डरावनी ये तस्वीरें हैं। क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है और कहां तक नुकसान पहुंचा है? बिल्कुल, इस रूप में समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से पहाड़ों पर अनिश्चित के बारिश हो रही है, ये सीधे तौर पर आपदा को बड़ा न्योता देती नजर आ रही है। अचानक हुई इस बारिश से कह सकते हैं कि पौड़ी के फसवाड़ी गांव के जो जनजीवन उसको पूरी तरीके से अस्त व्यस्त करने का काम वहां पर किया है। इस समय लोगों को ये कह सकते हैं कि अपनी फसलें काट कर दूसरी फसलों की तैयारी वहां पर कर रहे थे, लेकिन बारिश जिस प्रकार से वहां पर हुई है, इस बारिश के बाद जो गदेरा था जिस पर बादल फटने की पूरी संभावना वहां पर थी और उस पर जो उफान पर गदेरा आया उसका पूरी तबाही वहां पर मचा दी है। यानी लोगों को माल जान का तो नुकसान नहीं था पड़ा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो उनके खेत थे या जो खलिहान थे या जो मकान थे उनमें काफी दरारें वहां पर देखने को मिली, उन्हें बड़ा नुकसान वहां पर हुआ है। जो ग्रामीण अब भय के माहौल में इस समय जी रहे हैं कि अगर अभी ये प्री मानसून से पहले की दस्तक का जिस प्रकार से अगर यहाँ पर ये गदेरे या बारिश के चलते बादल फटने की सूचना यहाँ पर मिल रही है, घटनाएं घट रही है, तो फिर मानसून के सीजन में किस प्रकार से लोग यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे, उनकी जो परेशानियां होगी वो कितनी और बढ़ती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल अभय, तो परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। पानी का बहाव जो देख पा रहे हैं बेहद तेज बहाव है। जानकारी ये भी कि कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है। दरारों के अलावा भी क्या किसी तरह के नुकसान की खबर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, फसवाड़ी गांव के ये कह सकते हैं कि जो गदेरे के जो समीप के जो घर थे, जो मकान थे, लगभग 3 से 4 ऐसे मकान थे जिन मकानों में दरारों की सूचना यहाँ पर देखने को मिली है। जिला प्रशासन की जो टीमें थी वो इस घटना के बाद वहां पर पहुंची थी और उन्होंने नुकसान का आकलन या फिर जो दूसरे कारण थे उनको जांचने का काम वहां पर करा। खेतों को काफी नुकसान वहां पर पहुंचा है और ये कह सकते हैं कि जो लोग इस समय वहां पर रह रहे हैं उन लोगों को उनके मन में एक भय का माहौल वहां पर उत्पन्न हो चुका है कि अगर आने वाले दिनों में बारिश आती है तो फिर ये जो भय है, यानी जो बाढ़ का जो खतरा है वो ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा। उनका जो आशियाना है वो खतरे की जद में वहां पर आ सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन से वो लोग जरूरी जो सुरक्षा जो कार्य होते हैं उन कार्यों को करने की मांग वहां पर कर रहे हैं। जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई की मांग वहां पर कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं हमेशा ही राज्यवासियों के लिए दुखद प्राप्ति की तरह रहती है, तो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये लेकिन जिस प्रकार से अचानक के बारिश के चलते ये बारिश यहाँ गदेरे का पानी उफान पर आया, तो सीधे तौर पर लोगों के लिए एक दहशत भरा माहौल यहाँ पर खड़ा कर रहा है। जी बिल्कुल, तो दहशत वाला माहौल जाहिर सी बात है, पानी के बहाव को देखकर दहशत है और आसपास के लोगों को, घरों को जो नुकसान पहुंचा है उसका आकलन सरकार के द्वारा किया जाएगा। लेकिन चिंताजनक ये बात है और मानसून को लेकर चिंता बढ़ने वाली बात है। इसके अलावा जिस तरह का ये बहाव अब है यहाँ पर अभी देखा जा सकता है, स्थिति के सामान्य होने में कितना समय लगने की उम्मीद है? बिल्कुल, अभी ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है जो पानी का जो बहाव वो कम होता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है। लेकिन लोगों की आशंका उस बात को लेकर यहाँ पर ज्यादा है कि अगर ये मानसून से पहले जिस प्रकार से गदेरा के बहाव यहाँ पर तेज हुआ है, छोटी सी बारिश में जिस प्रकार से बादल फटने की घटना उनके सामने आई है, तो मानसून सीजन में दोबारा यहाँ पर रिपीट हो सकती है। तो ऐसे में पहले से ही प्रशासन को यहाँ जो सुरक्षा के जो काम है वो ज्यादा एहतियात के तौर पर यहाँ पर करने की आवश्यकता है। लोग उसकी मांग ज्यादातर यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि फिलहाल इस घटना में जो प्राकृतिक जो आपदा जो यहाँ पर आई है, इस घटना में सिर्फ माल का नुकसान यहाँ पर हुआ, लोगों के घरों को या उनके जो खेत है उनको ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ। किसी की जान जी अब इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को झारखंड के गोड्डा में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे मामलों में फंसाते हुए जेल में डलवाने का आरोप लगाया है। वहीं हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन को छोटी बहन और आदिवासी समाज की शक्ति बताते हुए प्रियंका ने कहा कि वो अपने पति और समाज की लड़ाई को बिना डरे आगे बढ़ा रही हैं। जो देश में सरकार है भाजपा की, वो ठीक तरह से ना आपको पहचानती है और ना आपके लिए ठीक नीतियां बनाती है। आपने देखा होगा कि आज क्या हो रहा है देश में। आपके मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले ही
जेल में डाल दिए जाते हैं। क्यों? फर्जी बयानों पे, फर्जी मुकदमों पे उन पे ऐसा केस डाला है जो सच हो ही नहीं सकता। फिर भी भाजपा की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया और पूरा चुनाव आपको उनके बिना लड़ना पड़ रहा है। वो शायद ठीक से आपके समाज को समझ नहीं पाए। मोदी जी ने सोचा होगा कि हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल देंगे तो यहां चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, यही सोचा होगा। लेकिन आपका समाज, आदिवासी शक्ति इतनी मजबूत है, आप में इतना गर्व है, आप में इतनी शक्ति है कि आज देखिए कल्पना जी हेमंत जी की लड़ाई लड़ रही हैं, शेरनी की तरह अभी आने वाली हैं, शेरनी की तरह सब मुसीबतों का सामना करते हुए वो उभर गई हैं और आगे आई हैं। आपके बीच हर जगह जाकर हेमंत जी की बात पहुंचा रही हैं और हमारे जो पूरे इंडिया गठबंधन के प्रोग्राम हैं उनके बारे में बता रही हैं। मैं उनको अपनी छोटी बहन मानती हूं और नारी शक्ति की प्रतीक मानती हूं। जब जब मैं उनको देखती हूं मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत गर्व होता है। सोचिए, आज तक उन्होंने राजनीति नहीं की थी, आज तक बच्चों का देखभाल कर रही थी घर पे, अचानक उनके पति को जेल में डाला जाता है, घबराती नहीं है, हिम्मत नहीं हारती, घर पे बैठ के रोती नहीं है, उठ के अपने पति की लड़ाई, अपनी समाज की लड़ाई आगे बढ़ाती हैं और हिम्मत से लड़ रही हैं। तो इंदिरा जी ने जल, जंगल और जमीन का अधिकार आपको मजबूत तरह से दिया। जमीन के पट्टे और जंगल पे जो अधिकार हैं उन्होंने ही मजबूत बनाए। आपका तो वैसे भी जो इतिहास है उस पर आपको बहुत गर्व होना चाहिए, पूरा देश का गौरव है। सिद्धो कान्हू, चांद बैरो जी और तिलका मांझी जैसे महान नेता यहीं से उभरे हैं। मैं उन सभी आदिवासी नायकों को प्रणाम करती हूं और आपका इतिहास जो है उससे प्रेरणा लेती हूं। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं फरीदाबाद, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सिविल जनता के बीच पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। तो उनको कोई मान सम्मान नहीं मिलता था। दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले भारतवासियों को, हमारे प्रवासियों को, प्रवासी भारतीयों को भी सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन भाइयों बहनों, मैं दुनिया के अनेक देशों में जाने के बाद ये कह सकता हूं कि दुनिया के देशों के अंदर रहने वाले भारतीयों का भी, जो प्रवासी भारतीय हैं, उनका भी आज गर्व से सीना चौड़ा है कि देश का मस्तक ऊंचा करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही मोदी जी ने पूरे भारत को अपना परिवार मानकर, 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार का सदस्य मानकर रात दिन काम किया है। हर पल और हर क्षण देश के लिए लगाया है, देश को समर्पित किया है। उन्होंने देश के लिए तपस्या की है। भाइयों बहनों, देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण लगाया है। उन्होंने एक पल भी विश्राम नहीं किया है, एक पल भी रुके नहीं है। उन्होंने अगर जीवन जिया है, उन्होंने अगर काम किया है तो केवल और केवल भारत के 140 करोड़ अपने परिवारक जनों के लिए किया है। भाइयों बहनों, अपने परिवार को और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अनेक योजनाएं देश के अंदर वो लाए। अगर हम योजनाओं की बात करें, जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसान समृद्धि योजना हो, या हर घर नल जल जीवन की मिशन की योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, लखपति दीदी की योजना हो, अनेक योजनाएं जिन्होंने हर गरीब के जीवन को बदलने का काम किया है। ये योजनाएं कांग्रेस की कागजी योजनाओं की तरह नहीं है, बल्कि ये सारी की सारी मोदी जी की गारंटी है, जिसने बिना किसी भेदभाव के करोड़ों लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इन योजनाओं का लाभ हुआ है कि देश के अंदर 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं।
भाइयों बहनों, उनका जीवन स्तर सुधरा है। और इसके साथ साथ मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, एक के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। चाहे हम देश के अंदर जो हमारा संकल्प था देश की आजादी से, जिसकी हम प्रतीक्षा करते थे कि देश में कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए, कश्मीर से धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये हिम्मत करने का काम, ये भारत को एक अभिन्न भारत का अंग बनाने का काम, पूरे भारत के अंदर एक समान कानून, एक समान विधान, एक समान प्रधान और एक समान निशान लाने का काम धारा 370 समाप्त करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाइयों बहनों हमको ये अवसर दिया है। इसके साथ ही 3 तलाक का खात्मा हो या नागरिकता संशोधन कानून लाया गया हो। भाइयों बहनों, नागरिकता संशोधन अधिनियम या सर्जिकल स्ट्राइक हो, देश के ऊपर अगर कोई दुश्मन आज हमला करता है, कोई एक गोली भी दुश्मन की आती है, अलगाववादी की आती है, आतंकवादी की आती है, जिहादी की आती है, तो भारत की सेना आज उस गोली का जवाब जहां गोलों से देने का काम करती है तो तोप से देने पर भी पीछे नहीं हटती है। भाइयों बहनों, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे तवांग की घटना हो या चाहे गलवान की घटना हो, ऐसी अनेक घटनाएं जहां हमारे देश के सैनिकों ने बहादुरी से भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम किया है। या हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का, जिसकी हम प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहे थे, उस भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का काम भी, ये सौभाग्य हम सब के समक्ष अगर किसी ने हमको दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण से भगवान राम अपनी जन्मभूमि में विराजित हुए हैं, अपने महल में उनका प्रवेश हो गया है। भाइयों बहनों, मोदी जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड के अंदर भी हमने अनेकों निर्णय लिए। उनमें से एक समान नागरिक संहिता लागू करके प्रदेश के सभी को, हर वर्ग के लोगों को, कोई किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी समुदाय का हो, देवभूमि उत्तराखंड में भाइयों बहनों सभी के लिए एक समान कानून अब वहां पर व्यवस्था कर दी गई है। समान नागरिक संहिता का विधेयक वहां पारित हो गया है। इस कानून से विशेषतर पर मुस्लिम वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको कुप्रथाओं से मुक्ति मिलेगी। मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत जल्द ये समान नागरिक संहिता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लागू होने जा रही है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में इसका संकल्प लिया गया है। इसके साथ ही देवभूमि उत्तराखंड का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए हमने अनेक कठोर निर्णय लिए हैं। जहां हमने वहां धर्मांतरण का कठोर कानून बनाया है, दंगा रोकने का कानून बनाया है। इसके साथ साथ जो लोग बोर्ड जिहाद की बात करते हैं, हमने उत्तराखंड के अंदर उनको लैंड जिहाद करने से रोका है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमित हुई 5000 एकड़ से भी ज्यादा भूमि को हमने आज अतिक्रमण से मुक्त करवाने का काम किया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में उत्तराखंड के भाई बहन भी मौजूद हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारा सहयोग भी कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। और जो भी योजनाएं हम उनसे कहते हैं, उन सभी योजनाएं जो उत्तराखंड के लिए जरूरी होती हैं, उन सबको भारत सरकार से स्वीकृति मिलती है। भाइयों बहनों, अनेक काम उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं। 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं आज उत्तराखंड में गतिमान है। इतनी ही योजनाएं आज पाइपलाइन में, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत में जहां चहुमुखी विकास हो रहा है, लेकिन कांग्रेस फिर से भारत को भ्रष्टाचार के दलदल में डुबोने की बात करती है। पिछले 10 सालों में देश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता क्या दिखाया? भाइयों बहनों, कांग्रेसी आज भ्रष्टाचार करने के लिए तड़प रहे हैं। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। झूठ भ्रम की राजनीति आज वो कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जहां मोदी जी कहते हैं देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए, यानी कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, कांग्रेस कहती है कि देश के अंदर जो सत्ता की भूखी कांग्रेस है वो कहती है देश के अंदर सरिया कानून होना चाहिए। लेकिन अब देश की जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है, पूरी जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस की अब ये दाल किसी भी कीमत पर देशवासियों के सामने गलने वाली नहीं है।
भाइयों बहनों, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का इतिहास बहुत लंबा है। देश की आजादी के बाद से अगर 60 सालों तक कांग्रेस ने ये तुष्टीकरण न किया होता तो आज देश बहुत आगे जा चुका होता। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने कोर्ट में हलफनामा देकर भगवान श्री राम के अस्तित्व को भी नकारने का काम किया था। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में आने के न्योते के कार्यक्रम को भी ठुकरा दिया था। कांग्रेस वो। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बस्ती में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और सपा पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि अब पाकिस्तान पस्त हो चुका है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले भारत को डराने में जुटे हुए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।